हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो 2023 में पूछा गया था उस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम आपको बता दें कि इसमें 3-4 टाइप का सवाल होता है। पहला ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन तो हम करवा दिए। फिर होता है वेरी शॉर्ट टाइप जो 2-2 नंबर का रहता है, वो भी हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर होता है शॉर्ट टाइप, तो वो भी जो 3 नंबर का होता है वो भी हम करवा चुके हैं। अब बचा हुआ है कौन, तो लॉन्ग टाइप जो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो में सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं डिटेल में। तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो 5 नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 3 इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, AX इज इक्वल टू बी। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। एक्स के आगे वाला जितना भी है सबको पहला कॉलम में लिखना है, फिर वाई के आगे वाला जितना है सबको दूसरा कॉलम में, फिर जेड के आगे वाला जितना है उसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे। ऐसे आप लोगों को लिखना आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मतलब एक्स के कोफिशिएंट को पहला कॉलम में, वाई के कोफिशिएंट को दूसरा कॉलम में, जेड के कोफिशिएंट को तीसरा कॉलम में, इतना लिख दोगे। उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल कितना है 3, एक्स और वाई और जेड। उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल, तो ये हो गया एक्स हो गया। बी किसको मानेंगे, तो इक्वल के बाद वाला जो कांस्टेंट रहेगा उसको क्या मानेंगे, तो बी। तो ये एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ मान लिए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम लोगों को चाहिए एक्स का मान, एक्स मतलब वेरिएबल का मान, एक्स और वाई और जेड का मान आप लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया गया है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, PDF निकाल के बोला है एक्स वाई और जेड का मान बताना है। तो एक्स वाई और जेड किसको बोलें, एक्स को बोलें। तो एक्स बराबर अगर यहाँ से निकाला जाए एक्स बराबर, तो ये को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, A इन्वर्स B। अब हम लोगों को A इन्वर्स का मान निकालना है, B का मान तो दिया गया है, गुना कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का आ जाएगा आंसर एक्स वाई और जेड का मान। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को निकालना आता होगा। चलिए R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू उस कॉलम उस रो को ढक देंगे तो बचेगा क्या, 2 को 1 से 2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस के साथ तो माइनस में 3, तो ये हो गया। अगर 1 के सामने को ढकेंगे क्या हो जाएगा, तो माइनस फार्मूला वाला और -1 यहाँ पहले से दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस 1, उसके कॉलम को ढक देंगे तो बचेगा क्या, 2 को -1 से -2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस के साथ तो हो जाएगा -3। उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसको ढकेंगे 1 को, तो जब 1 को ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस फार्मूला वाला और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2, ये आप लोगों को आता होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 2 -3 मतलब -1, प्लस में 1 इंटू -5 और प्लस में 1 इंटू में 2 2 4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -3 -5 प्लस 4। इसके बाद -3 और -5 -8 और प्लस में 4 आनी -4। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो आ गया तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे होता है ना फॉर्मूला, ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और बटे में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर नीचे वाला ही जीरो हो जाएगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे अगर 2/0 तो क्या होता है, ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित, इसको बोल सकते हैं मीनिंगलेस, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, जो दिया जाएगा वो हम बता रहे हैं। हमेशा जो डिटर्मिनेंट निकालोगे वो हमेशा जीरो के बराबर नहीं ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाएगा तो वो तो मीनिंगलेस रहेगा। तो वो तो एक्स वाई मान निकालने बोला है, लेकिन एक्स वाई मान तो निकलेगा ही नहीं, तो वो 5 नंबर में पूछा क्यों। यहीं तक आंसर हम लोगों को बोल देना चाहिए कि ये इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं देगा, हमेशा देगा। तो कौन देगा, तो ये
मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं रहेगा वही आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ए इन्वर्स, जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ लिख दिया ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए इन्वर्स का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोगों को तो ए इन्वर्स मतलब डिटर्मिनेंट निकल गया, अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, स्टेप समझना है। सबसे पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, तब जाके वहाँ से एडजॉइंट निकलता है। लेकिन हम लोग एक लाइन में एडजॉइंट निकालेंगे, एक लाइन में। सबसे पहले प्लस माइनस, जैसे फिर से समझना है। सबसे पहले क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जो जब निकालते हैं कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालते हैं तो माइनर के क्या करते हैं, जो होगा इवेन बार में, मतलब आई और जे को जोड़ते हैं। जैसे ये 1 1 है तो 1 1 को जोड़ेंगे आ जाएगा 2। तो जो इवेन रहता है उसमें क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सबसे पहले दे देना, ठीक है। उतना छोड़िए, माइनर कोफैक्टर छोड़िए, जो हम बता रहे हैं टू दी पॉइंट समझिए। पहले देना प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब अल्टरनेट दे देना है। सबसे पहले साइन दे देना है, साइन दे दिए, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा देखना है, इधर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। हाँ, ध्यान से देखना है। हाँ, पहले प्लस माइनस इस टाइप का दे लेना है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है बात को। प्लस माइनस प्लस दे लेना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ये 1 1 लिखना है, तो ये 1 1 के सामने वाले को ढकना है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो -2। अच्छा, ठीक तो है, थोड़ा ध्यान से देखना है भाई। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, इसके सामने वाले को ढकेंगे, A11 निकालना है, तो A11 के सामने वाले को ढकेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो -2 × -1 क्या हो जाएगा, +2, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के, तो माइनस लगाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो 2 - 3 आ गया। अब A11 के जगह हो गया। अब इसके जगह पर लिखना है, तो उसके सामने वाले को ढकेंगे, A12 के जगह, तो उसके सामने वाले को ढकेंगे 2 को -1 से, माइनस में 2। साइन को रहने देना है, साइन में कोई चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद ब्रैकेट दे के लिखना है, तो 2 को -1 से -2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 3, मतलब -2 और माइनस में 3। ये जो बाहर में साइन दिए उसमें चेंज नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब आते हैं A13 में, तो A13 को कैसे लिखेंगे, उसके सामने रो उसके सामने कॉलम को ढक देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ढकेंगे फिर यहाँ ऊपर से नीचे आना है, 2 1 2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस यहाँ पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 + 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह से A21 निकालना है, तो उसके सामने रो उसके सामने कॉलम को ख़त्म कर देना है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से, प्लस में 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 1, मतलब माइनस, तो 1 - 1, माइनस तो रहेगा ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, जो अल्टरनेट साइन लगाए उसमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ क्या है 2 2, ठीक है। तो 2 2 उसके सामने रो उसके सामने कॉलम ख़त्म, उसी तरह से लिखना है। नीचे से मतलब ऊपर से नीचे आएंगे माइनस के साथ, तो -3, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो 1 को 1 से गुना करेंगे, माइनस में 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब A13 निकालेंगे, एकदम डिटेल में बता दे रहे, A13 नहीं 23, A23, तो उसके सामने रो ख़त्म, उसके सामने कॉलम ख़त्म। 3 को 1 से गुना करेंगे, 3, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, और -1 गुना करेंगे 1 और -1, तो माइनस नहीं आएगा, तो माइनस फॉर्मूला वाला और माइनस यहाँ आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अब क्या करेंगे, ये क्या निकालेंगे, तो ये 3 1, तो 3 1 निकालेंगे, उसके सामने रो खत्म, उसके सामने कॉलम खत्म, ऊपर से नीचे आएंगे -3, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस में 2, ठीक है। उसके बाद जाएंगे ये 2 2 के पास, उसके सामने रो खत्म, उसके सामने कॉलम खत्म, ऊपर से नीचे आएंगे 3 को 3 से, तो 9, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो क्या हो जाएगा 1 को 1 से, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 को 1 से 2, यही ना होगा, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 3 3 कैसे निकालेंगे, उसके रो उसके सामने कॉलम ख़त्म, 3 को 2 से, माइनस में 6, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के,
फॉर्मूला वाला, तो माइनस माइनस प्लस टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए हम लोग, जो पहले निकालते थे माइनर, फिर निकालते थे कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज करते थे, तब उसको हम लोग एडजॉइंट निकालते थे, उसको बोलते थे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ये नहीं बोलते थे। तो हम लोग एक लाइन में निकालेंगे तो वो क्या 5 नंबर में देगा, तो क्या उसको 10 पेज में हम लोग आंसर देंगे। तो हम लोग शॉर्ट में निकालने का प्रयास किए, प्लस माइनस साइन अल्टरनेट दे देना है। उसके बाद उस जो निकालना है, जैसे ये 1 1 निकालना है तो उसके सामने रो को ख़त्म, उसके सामने कॉलम ख़त्म, उसके बाद डिटर्मिनेंट वाला कैलकुलेट कर देना है। 2 2 रो वाला बचेगा, 2 बाय 2 का बचेगा डिटर्मिनेंट, तो उसको कैलकुलेट कर देना, वही चीज़ लिख दिए। अब उसका कर देना ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज देने नहीं बोलना है, हम लोग यहाँ डायरेक्ट एडजॉइंट निकालते हैं। अगर यहाँ कोफैक्टर, ये हो गया पूरा कोफैक्टर, अब हम लोग यहाँ लिखे एडजॉइंट, हम लोग यहाँ कोफैक्टर नहीं लिखे, हम लोग यहाँ लिखें क्या है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट बराबर होता है कोफैक्टर ऑफ किसका, मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट नहीं है बल्कि ये कोफैक्टर है। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तब ये बन के आएगा क्या चीज़, तब हम लोग का बन के आएगा एडजॉइंट। तो इसका हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लिए, 2 - 3 -1 -2 और -3 -5 और माइनस बाहर में प्लस हो जाएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होता है, 2 2 4 4 1 -1 0, 0 के आगे माइनस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 -1 -4, बाहर में प्लस है तो कोई माइनस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब -4, 3 + 1 4, बाहर में माइनस है माइनस लगा देंगे, -3 प्लस में 2 -1, तो जब -1 होगा बाहर में प्लस तो -1 और प्लस में 1 गुना करेंगे तो वही रहेगा। 9 में 2 7, बाहर में है माइनस तो -7, -6 + 2 कितना हो जाएगा, तो -4, बाहर में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब -4 ही रहेगा। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कैसे, जो सोया है ना, जो सोया गया है, जो सोया है उसको खड़ा कर देना है, ठीक है, जो सोया है उसको खड़ा कर देना। तो ये सोया है तो इसको ऐसे खड़ा कर देना, फिर मतलब R1 को C1 बना देना, R2 को C2 बना देना, R3 को C3 बना देना है, बस यही काम तो करना है। अब ये जो आया, अब ये हम लोगों का आ गया क्या, एडजॉइंट आ गया। ये अभी था कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज किए तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये इन्वर्स निकल गया है, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया, मतलब डिटर्मिनेंट निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, तो हम लोग लिखेंगे हैंस ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या है -4, तो 1 बाय -4, जैसे अगर 1/2, ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे 4/2 है, ठीक है, 4/2 है तो इसको क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते 1/2 इंटू में 4, तो हाँ ऐसा ही लिख सकते हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट को अलग कर दिए, मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो वही काम किए। अब माइनस को क्या किए कि अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस को केवल मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जैसे यहाँ माइनस था तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो गया, 0 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा माइनस से, इसमें माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस और माइनस था तो यहाँ प्लस होते गया, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब अपोजिट साइन हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या किए, थोड़ा ध्यान से सुनना है, यहाँ हम अभी रिलेशन निकाल के रखे हुए थे कि x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी। अब वही हम लोग यहाँ लिखे हैं फ्रॉम वन मतलब फ्रॉम 1 से, मतलब इक्वेशन 1 में हम आने थे, तो x बराबर ए इन्वर्स बी हम लोग जानते हैं। अब x मतलब क्या, वेरिएबल, तो x y z लिख दिए, ए इन्वर्स अभी निकाल के यहाँ रखे थे, ए इन्वर्स का मान यहाँ रख दिए इंटू में बी। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, अब गुना आप लोगों को आना चाहिए, x y z सेम टू सेम कॉपी कर दिए, इसको भी रख दिए। अब इसको क्या कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो पहिलकी को उठाओ, मतलब क्या करना है, फर्स्ट रो को उठाओ और फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर अगर सेकेंड कॉलम रहता तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, थर्ड रो मतलब अगर थर्ड कॉलम रहता तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, लेकिन उधर तो है नहीं, तो हम लोग फर्स्ट रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो कैसे गुना करना है थोड़ा ध्यान से सुनना है, पहिलका को पहिलकी से, मतलब 1 को 5 से 5 प्लस दूसरका को दूसरकी से, मतलब 0 को 7 से, प्लस होता है बीच में किसका, तीसरका को तीसरकी से, तो यहाँ 1 को -1 से गुना करोगे तो आ जाएगा -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोगों का R1 में बन गया। अब R2 में देखते हैं, अब R2 को उठाएंगे तो पहिलका को पहिलके से, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस में 25
प्लस दूसरका को दूसरकी से 4 से अगर 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7×6 तो प्लस में 28, और फिर तीसरका को तीसरकी से तो 7 को -1 से गुना करोगे तो -7, तो यहाँ लिख दिए -7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, R2 बन गया। अब R3 बनाना है, तो R3 को लेना है C1 के साथ, तो -4 को 5 से, -20 मतलब पहिलका को पहिलकी से, ऐसे याद रखना है, दूसरका को दूसरकी से। देखिए हम अपना कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अगर आपको मल्टीप्लाई आ रहा हो तो आप कर सकते हो। -4 को 7 से क्या हो जाता है 7×28, तीसरका को तीसरकी से 4 को -1 से -4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर दोगे, यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे तो 1/4, 4 -4 4, ठीक आ गया। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो इस 4 को अंदर डाल देते हैं, तो जैसे 1/4 मतलब क्या, तो 4 से इसमें अगर हम लोग 4 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब होगा 4 से डिवाइड करना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 1, इसमें करेंगे तो -4/4 -1, इसमें करेंगे तो 4/4 मतलब कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1। तो यहाँ से आ गया। अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल दिख रहा है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर 1, बस यहाँ से आ गया x, y और z का मान आ गया, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, एक प्रॉपर्टी हम यहाँ बता दे रहे हैं इसको गुना करने का, कि ब्रैकेट हम लोग कैसे जानेंगे कि इतना बड़ा लेना है कि बहुत बड़ा लेना है कि छोटा लेना है। जैसे कोई ब्रैकेट इतना बड़ा ले लेता है और पता चलता है गुना करने के बाद कि हम लोगों को ब्रैकेट बड़ा लेना चाहिए, तो उसमें यहाँ पर हो जाता है थोड़ा कट कूट, ठीक है। तो ऐसा कैसे करना है थोड़ा ध्यान से सुने। फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या है, रो और कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स का क्या है, सेकेंड मैट्रिक्स का तो 3 रो और 1 कॉलम, ठीक है। तो देखिए दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आ भी सकता है एग्जाम में, दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, तब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे हर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, उसका प्रॉपर्टी होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होना चाहिए, तब वो मल्टीप्लाई होना संभव है उस मैट्रिक्स का। और जो ऑर्डर बन के आता है, जो ऑर्डर बन के आएगा, मतलब जो मान लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, सेकंड मैट्रिक्स ये है, अब इसका गुना करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स आएगा गुना करने के बाद उसका भी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा ना। तो वो जो ऑर्डर होगा ना, वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के ऑर्डर का बन के आएगा। जैसे 3/1 का बन के आएगा, 3/1 का वो मैट्रिक्स बनेगा जो गुना करने के बाद बनेगा 100। तो देखिए यहाँ, तो यहाँ जो था 3/1 का मैट्रिक्स बन गया, 3 रो और 1 कॉलम, बस यही तो बनना था। तो ये प्रॉपर्टी आ भी सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है बात को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, इसमें पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया, तो फिर हम एक बार फिर ऊपर नीचे करते तो टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन दिया गया, बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना और मिनिमम वैल्यू, तो f(x) बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले बता दें आपको कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए, टेंजेंट नॉर्मल चाहिए, सबसे पहले f'(x) मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो f'(x) निकालेंगे, पावर उतरेगा, पावर में एक कम, तो x³ का 3x², 6 था, अगर पावर उतारेंगे तो 6 2 जा 12x प्लस में 9, x का हो जाता है 1, ठीक है। इधर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो डिफ्रेंशिएशन आता होगा। अब क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है कि f'(x) को 0 से इक्वेट करना है। अब जैसे ही 0 से इक्वेट कर दोगे, जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x²। अच्छा, f'(x) यही ना है, तो इसको 0 से इक्वेट कर दोगे, तो ये इक्वेट कर दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है, 3 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। ऐसा आप कैसे सोच लेंगे 3 कॉमन लेना है, तो देखिए अगर कॉमन लोगे आप तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 3 कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन निकालने में क्या है, इसको 0 से इधर धोबिया तालाब में बहा देंगे, तो 3 इधर कॉमन ले लिए और इधर से हम लोग 0/3 यानी समथिंग 0 कुछ रहेगा तो 0 हो जाता है, तो इधर बहा दिए 3 को किधर, धोबिया तालाब में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कॉमन लिए। अब हम लोगों का टर्म आसान दिखने लगा, तो हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह से हम लोगों का टर्म आसान बनते जाए, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट आसानी से करने जानते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है।
तो अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है तो वो भी हम सिखा दे रहे हैं। तो देखिए बीच वाले को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, ऐसे फैक्टर में तोड़ना है। जैसे बीच में है 4, तो 4 को ऐसे फैक्टर में मतलब गुणनखंड करना है, 2 2 जा 4। तो बीच वाले को ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाना चाहिए और गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आना चाहिए। क्या बोले फिर से सुना है, जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए और गुना करने के बाद इसके कोफिशिएंट को गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ क्या है, हम लोग क्या किए कि 4 को -3x -x में लिखें। तो देखिए जोड़ के देखिए आ जाएगा -4x और गुना करने के बाद मतलब उसका कोफिशिएंट को गुना करिए, -3 और -1 क्या हो जाएगा, तो -3 -1 प्लस में 3, तो यही प्लस में 3 आ गया। तो फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट तो यही करना था, ठीक है। अब यहाँ से गुणनखंड करोगे x और y का मान, ये 10th वाला बात भी हम बता दे रहे थे। अब यहाँ से x -3 कॉमन, -1 कॉमन लेंगे तो x -3। अगर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला अगर इक्वल आ रहा है तो समझिए आपका फैक्टराइज सही से हो गया, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो फैक्टराइज गलत है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों में x -3 दिख रहा है, x -3 कॉमन, अब x -1 बच गया = 0, x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, अगर इस x का मान जो 3 और 1 आया, अगर इसको fx में रखोगे तो 2 को मान दे देगा, ये 2 को मान देगा। जैसे यहाँ x का वैल्यू 2 है तो 2 को अगर उसमें रखेंगे, fx में 2 को वैल्यू रखेंगे तो वो तो दे देगा 2 को मान, ठीक है, लेकिन वो बता नहीं पाता है कि मैक्सिमम वैल्यू आया कि मिनिमम वैल्यू आया। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, x का मान 2 को आया, अगर इसको आप fx में रख दोगे, ठीक है, तो वो तो 2 को मान दे देगा। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया है ना, 2 को मान दे दिया है, 2 को मान दे दिया है, जैसे 9 और 5 2 को मान दे दिया है fx में रखने के बाद इस पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट आया ये बता नहीं पाता है कि मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू। तो वो पॉइंट को चेक करने के लिए, इस पॉइंट को चेक करने के लिए हम लोग f"x निकालते हैं। तो अगर f"x निकालोगे तो f"x में इस पॉइंट को रखना है, इस पॉइंट को रखना है, ठीक है। तो उसी तरह से हम f"x निकालें, f"x क्या होता है, तो f"x का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 3x² - 12x + 9 का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर उतरेगा तो पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 = 6x माइनस में 12, ठीक है, माइनस में 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब f"x में 1 डालेंगे, इस 1 को डालेंगे तो अगर नेगेटिव आया, क्या बोल रहे हैं, f"x में इस पॉइंट को डालना है, इस पॉइंट को एक करके, तो एक बार 1 डालें तो अगर नेगेटिव आ गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला गया था प्रीवियस ईयर में, मतलब जो 2022 का क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें आप लोग देखे होंगे कि यही बात पूछा जा रहा था कि अगर f"x में, थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग पिछला क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, f"x में 2 रखने के बाद अगर 0 से छोटा आ गया, वो क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, अगर 2 रखने के बाद 0 से छोटा आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू, वही बोल रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब f"x में अगर 2 रखेंगे और 0 से छोटा आया जाता। अगर f"x में f"x के जगह 2 अगर रखेंगे 0 से बड़ा आ जाता, इक्वल, वैसे ही 4 को ऑप्शन दिया गया था। तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ आप समझ सकते हो। तो अगर f"x में अगर 1 रखोगे, अगर नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव आया तो उल्टा, अगर f"x में अगर रखोगे वैल्यू को x का, तो अगर नेगेटिव आ गया तो उसको मिनिमम पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन उल्टा मैक्सिमम पॉइंट। अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम पॉइंट, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले f"x 0 से इक्वेट करना है, x का मान आ जाएगा, x के मान अगर fx में रखोगे तो वो 2 को वैल्यू दे देगा जिस प्रकार से यहाँ दिया। तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन मैक्सिमम वैल्यू कौन मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉइंट को चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम, तो उसके लिए f"x निकालना पड़ता है। अब f"x में अगर रखोगे मान को, तो f"x में मान को रखोगे तो अगर नेगेटिव आ गया मान, अगर नेगेटिव आ गया तो ये जो पॉइंट है, ये 1 जो पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, वह हो गया क्या, नेगेटिव आया मतलब मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पॉजिटिव आया मतलब ये जो पॉइंट है वह मिनिमम पॉइंट है। तो ये पॉइंट को चेक करने के लिए हम लोग f"x निकालते हैं। वैसे अगर f"x नहीं निकालोगे तो यहाँ तो 2 को मान आ जाता, 9 और 5, लेकिन यहाँ से नहीं बताना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू है, गलत हो जाएगा इसे, ठीक है। यहाँ से नहीं बता देना कि 9 बड़ा आ गया तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, 5 छोटा हो गया तो मिनिमम वैल्यू, यहाँ से नहीं चेक किया जाता है। हम लोग हमेशा f"x निकाला करेंगे, वहाँ से पॉइंट का चेकअप होता है कि
तो मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट, तो यहाँ 1 रखें तो आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया मतलब 0 से छोटा आ गया, तो 0 से अगर छोटा आ गया तो मतलब ये उल्टा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब मैक्सिमम पॉइंट को अगर 1 मैक्सिमम पॉइंट है तो एफ में रखोगे 1 तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर यहाँ पॉजिटिव आ गया तो ये जो पॉइंट था 3 वो 3 क्या था तो मिनिमम पॉइंट, 3 क्या था तो मिनिमम पॉइंट, तो एफ में रखोगे तो ये मिनिमम पॉइंट को रखोगे तो मिनिमम वैल्यू देगा। मतलब यहाँ केवल उल्टा सोचना है, यहाँ नहीं उल्टा सोचना है। अब यहाँ 1 था मिनिमम पॉइंट, मतलब 1 था मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट था तो मैक्सिमम पॉइंट को रखें तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट को रखें तो मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ से लिख दिए देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 9, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी डॉट है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन करवाते ही रहेंगे प्रीवियस ईयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हाँ 17 में दिया गया 2 वेक्टर इक्वेशन, क्या दिया गया हम यहाँ से बोल के सुना रहा हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2जे प्लस 3k प्लस लेमड़ा 2i प्लस 3j प्लस 4k। और दूसरा वेक्टर दिया गया आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k। कॉन्स्टेंट हो सकता है लेमड़ा दे, टी दे, म्यू दे, कुछ दे, प्लस में टी 3i इंटू में 3i प्लस 4j प्लस 5k, ऐसा वेक्टर दिया गया। तो वेक्टर किस फॉर्मेट में होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, इस टाइप का होता है। वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू बी वेक्टर। और आर वेक्टर अगर रहेगा तो 2 वेक्टर दिया गया, ठीक है 2 वेक्टर दिया गया, थोड़ा ध्यान से सुनना है बात को। 2 वेक्टर दिया गया तो पहला वेक्टर का हम लोग नाम दे दे रहे हैं r1 बराबर a1 प्लस b1 प्लस लेमड़ा b1, r2 बराबर a1 प्लस लेमड़ा b2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कंपेयर करके निकालोगे a1 b1 a2 b2, ठीक है, इतना बात लिख लोगे। क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना है। 2 को वेक्टर इक्वेशन दिया गया रहेगा आपको, तो वहाँ से आप लोग क्या करिएगा कि a1 फर्स्ट जो रहेगा क्या वेक्टर इक्वेशन, उसमें a1 b1 a2 b2 छाट के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो उसको वेक्टर में ही बदल लेना है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग वेक्टर वाला याद रखें। क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना है, हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे केवल वेक्टर का, केवल वेक्टर का फॉर्मूला याद रखेंगे। और कार्टेशियन वाला भी क्वेश्चन हम लोग वेक्टर फॉर्म में बदल के ही बनाएंगे। जैसे अगर 2 कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया गया तो उसको बेहतर ये है कि उसको डायरेक्ट कार्टेशियन मतलब वेक्टर मतलब कार्टेशियन में दिया गया है तो उसको वेक्टर में बदल लीजिए। क्यों, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वेक्टर का, कार्टेशियन का फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है, एक ही क्वेश्चन बनाना है 2 गो, तो आप लोगों को कार्टेशियन से वेक्टर बदलना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम कार्टेशियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन में बहुत अच्छे तरीके से समझाना जानते हैं, उसको बदलाने सिखा देंगे। अगर आपको फॉर्मूला 2 गो रटोगे, जैसे 2 गो रटोगे कार्टेशियन का भी वेक्टर का भी, तो फॉर्मूला उतना ज़्यादा क्रिएट मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे, कितना फॉर्मूला याद करोगे यार, तो कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। इसीलिए 2 गो याद रखना है। एंगल का कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला याद रखना है और शॉर्टेज डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म में याद रखना है। तो ये हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर क्या होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस 7 बटे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस का। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल मतलब क्या होता है, आर वेक्टर नहीं, ए वेक्टर बराबर लेमड़ा भी वेक्टर। अगर बड़का वेक्टर लेके चलोगे, अगर छोटका वेक्टर के लेमड़ा टाइम्स का हो गया, मतलब बड़का वेक्टर लेके चलो और लेमड़ा टाइम्स ऑफ छोटका वेक्टर दिखा दो, तो वो हो जाएगा क्या चीज़, तो वो पैरेलल हो जाता है। यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को दिखेगा इसी के मल्टीपल में होगा, या तो इसमें कॉमन ले सकते हो। जैसे आप लोग बताइए क्या यह पैरेलल वेक्टर है 2i प्लस 3j और प्लस में 4k। अगर इसके पैरेलल वेक्टर पूछा जाए तो कैसे कर सकते हो, लगा देते हैं माइनस 2i माइनस 3j और माइनस में 4k। क्या ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो हाँ है पैरेलल। अगर माइनस को निकाल दिया जाए तो लेमड़ा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल अगर लाइन रहेगा तो फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा, वो भी हम बताएंगे। तो अगर पैरेलल लाइन रहेगा, जैसे इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -3 से -1 से किसी तरह से मतलब
बड़का वेक्टर लेके चलो और छोटका वेक्टर के लैम्बडा टाइम्स दिखा दो तो वही उसका पैरेलल लाइन हो जाता है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर रेशियो बराबर आ गया तो इसका मतलब हो गया दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो दो बात, बड़का वेक्टर लेके चलो, लैम्बडा टाइम्स ऑफ छोटका वेक्टर देखो, या तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 देख लो। यहाँ का रेशियो, यहाँ का रेशियो, यहाँ का आई के आई वाले के साथ रेशियो देखो, जे वाले के साथ रेशियो, तीनों अगर बराबर आ गया तो वो हो जाता है पैरेलल। तो उस केस में फॉर्मूला दूसरा होता है, वेक्टर फॉर्म में याद रखना है। उस केस में फॉर्मूला होता है B क्रॉस A2 - A1 डिवाइडेड बाय B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उस केस में हम लोग B1 और B2 नहीं मानेंगे, उस केस में केवल हम लोग B ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर सेम ही रहता है, तो उसमें हम लोग B1 B2 नहीं करेंगे, उसमें केवल B मानेंगे। उस केस में वाला फॉर्मूला हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला हम लोग को लिखने से फ़ायदा यही हुआ कि हम लोगों को पता चल गया कि क्या क्या हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अगर फॉर्मूला आप लिख नहीं लोगे, अगर फॉर्मूला लिख नहीं लोगे तो क्या पता हम लोगों को क्या निकालना है, नहीं निकालना है, कुछ पता चल पाएगा नहीं। तो फॉर्मूला लिखने से फ़ायदा यही हुआ कि हम लोगों को अब पता चल गया कि क्या क्या हम लोगों को निकालना चाहिए। अब ना हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले B1 क्रॉस B2 दिख रहा है तो B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुना है। आई जे के डिटर्मिनांट, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के प्लस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, अब इसको डिटर्मिनांट मेथड से इसको कैलकुलेट कर लेना है। आई प्लस इसके सामने रो, इसके सामने कॉलम खत्म, इसको गुना करेंगे तो 5 × 15, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के 4 × 6 = 16। फिर यहाँ होता है माइनस जे, तो माइनस जे, फिर उसके सामने रो खत्म, उसके सामने कॉलम खत्म, तो 2 को 5 से 5 दूनी 10, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के 5 4 × 12, माइनस लगा के तो -12 हो गया। उसके बाद होता है प्लस के, प्लस ना होता है मतलब R1 के अलग एक्सपेंड करते हैं तो प्लस में के इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू में उसके सामने रो खत्म, उसके सामने कॉलम खत्म, इसको इससे 4 दूनी 8, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे। 15 में 16 जाएगा, माइनस में 1 आई, प्लस में 2j। अच्छा यहाँ से ध्यान से देखिए, 10 में 12 जाएगा, माइनस में 2 और माइनस पहले ही से तो माइनस +2, और 8 में 9 जाएगा तो माइनस में k। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत अपना लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब B1 क्रॉस B2 आ गया। अब इसका देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी ज़रूरत है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर, के पहले वाला का स्क्वायर। तो आई के पहले था -1 तो -1 का स्क्वायर, जे के पहले था 2 तो 2 का स्क्वायर, के पहले था -1 तो -1 का स्क्वायर। इसी तरह से रूट अंडर, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का -1 का स्क्वायर, किसी के पावर इवन रहता है तो 1 ही रहता है, मैं ये 1 नहीं मतलब पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ से जोड़ेंगे, आ गया √6, ठीक है। अब क्या ज़रूरत है, तो अब दिख रहा है यहाँ A2 - A1, यहाँ दिख रहा है ना A2 - A1, तो अब A2 - A1 निकाल ले रहे हैं हम। A2 - A1, तो A2 - A1, तो A2 को लिख दिए, A1 को लिख दिए, ठीक है। A2 को लिखें, A1 को लिखें। अब हम यहाँ डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक बार माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद आप लोगों को हटाना है, लेकिन हम डायरेक्ट कर दिए। तो 2i में से आई जाएगा तो क्या हो जाएगा, i 4j में इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4j माइनस में 2j, तो 2j बचेगा। 5k है, अब इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3 के, तो 5k में -3k जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो प्लस में 2k। अब आ गया, सब हम लोगों का आ गया, जितना रिक्वायरमेंट यहाँ पर था उतना हम लोगों का आ गया। अब लिखेंगे हैंड्स शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो ऊपर में लिख दिए हैं। अब जो यहाँ हम लोगों का आया वो लिख दिए। एक बार दिखाते हैं हम, ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ B1 क्रॉस B2 है, क्या है, i माइनस आई प्लस 2j माइनस के यहाँ रख दिए, ठीक है। उसके बाद है A2 - A1, तो A2 - A1 यहाँ रख दिए। आप लोगों को फीलिंग ही नहीं होने देंगे कि हम कॉपी में बता रहे हैं, एकदम बढ़िया से बता दे रहे हैं, ठीक है। अब नीचे में क्या है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ बीच में है डॉट प्रोडक्ट, अब इसको करेंगे डॉट। तो डॉट कैसे करते हैं, आई के पहले वाले के साथ, तो आई -1 को 1 से तो -1, जे के पहले वाले को जे के पहले वाले के साथ, मतलब A1 A2 B1 प्लस B1 B2 प्लस C1 से 2 को 2 से प्लस में 4, -1 को +2 से तो -2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, नीचे में है
तो नीचे में √6 आ गया, ठीक है। अब ऊपर में कैलकुलेट करेंगे 4 और -2 -1 -3, तो 4 - 3 यानी 1 और 1 में √6 मैग्नीट्यूड इसीलिए यहाँ लगाना है। इसका मतलब ये वो मोड लगाना है, इसका मतलब कि शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? जैसे आपको बोलेंगे 5 मीटर आप, जैसे 5 किलोमीटर आप नेगेटिव चले हो, तो नहीं, नेगेटिव कभी चलता है क्या आदमी कोई? नहीं, नेगेटिव डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव मतलब मोड लगाना है। तो 1/√6 आंसर हो गया, यही हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये, पर सब बोल रहा है कि मैक्सिमाइज इतना दिया गया और बोल रहा है सब्जेक्ट टू, यहाँ सब्जेक्ट टू लिख देना SUB सब्जेक्ट टू, ठीक है। ये सब्जेक्ट टू दिया गया है x + y < 5, समीकरण 1 मानना है। समीकरण 2 में मानना है क्या? 3x + y < 9, समीकरण 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप अलग अलग भी मान सकते हो, इसको 3 इसको 4, उससे मैटर नहीं करता है। अब क्या करना, आप जिस प्रकार से आप 10th में पढ़े हो, क्या किसी भी लाइन का हम लोग ग्राफ खींचने जानते हैं ना, जैसे 10th में पढ़े हम लोग ग्राफ खींचने, ग्राफी विधि में वहाँ आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग वहाँ ग्राफ किसका सीखे हैं? इक्वल टू का, लेकिन यहाँ तो दे दिया < टू, तो हम लोग <= उसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग इक्वल टू का ही ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ मतलब खींच रहे हैं ग्राफ किसका? तो लाइन x + y = 5 का। अब क्या करना है, यहाँ बक्सा बना देना है, जैसे हम लोग रखते थे x का मान 0 फिर y आ जाता था, एक बार y का मान 0 तो x आ जाता था, वही काम यहाँ भी करना है। तो यहाँ x का मान 0 रखें, तो x का मान 0 रखें, ये पूरा खत्म। y बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। तो x का मान 0 लिए, y 5 आ गया। अब y का मान 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा बस। अब क्या करना है, वही काम किए, x बराबर 0 लिए, y 5 दे दिए। एक बार y का मान 5 मतलब y का मान 0 लिए तो x 5 दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचें, कैसे खींचना है? तो x का मान 0 और y में 5, मतलब यहाँ हो गया पॉइंट, यही नहीं पॉइंट होगा, तो यहाँ लिख दिए 0,5, ठीक है। अब वो रहा है x5 y0, तो x5 y0 कहाँ होगा? x5 y0, ये x और x डैश जरूर लिखना है, x डैश y डैश, ये सब चीज़ लिखना है जरूर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख लिए कि अंतराल किस में है, तो 5 में दिख रहा है, तो ज़्यादा अब 1 2 3 4 5 करके लाइन यहाँ नहीं लेना है हम लोग, जैसे यहाँ 2 करके लिए, तो आप लोगों को इसके देख लेना है कि कैसा यहाँ पर आ रहा है अंतर, तो उसके हिसाब से लेना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ ले लिए 1, इतना दूर में ले लें 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, तो ग्राफ बनाते रह जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए छोटा लेना है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो 2 करके ले लिए। अब यहाँ है 5 0, ठीक है। अब ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींच लिए। आप ग्राफ का नाम दे दिए x + y = 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये ग्राफ जो बन गया, ये ग्राफ जो बना, अब इसको पूछेंगे, क्या पूछेंगे भाई? तो पूछेंगे क्या तुम इधर आना चाहते हो या उधर जाना चाहते हो? क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। हम बोल रहे हैं ग्राफ को, अरे तो बोलेगा क्या? तो बोलेंगे तुम इधर आना चाहते हो, मतलब इधर वाले पॉइंट को रखना है, इधर वाले पॉइंट को इक्वेशन 1 में रखना है। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब इधर वाला पॉइंट अगर एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया, वो जो इक्वेशन है उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर गया, मतलब एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो इधर आना चाहेगा। तो मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इधर आना चाहेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो मतलब वो उधर जाना चाहेगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या किए कि पुटिंग इधर का कोई भी पॉइंट आप रख सकते हो, किस में? तो इक्वेशन 1 में आप कोई भी पॉइंट इधर का रख सकते हो, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी 0 का इसलिए देते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन आसान होता है, ठीक है। तो x + y = 5, तो इसको पूछें लाइन को, क्या तुम इधर आना चाहते हो? तो इधर वाला का कोई भी पॉइंट आप रख सकते हो। उसको पूछ रहे हैं तुम इधर आना चाहते हो, तो इधर का कोई भी पॉइंट आप रख सकते हो इक्वेशन 1 में। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 वाले लाइन को हम पूछ रहे हैं, तो जिसको पूछ रहे हैं उसी के लाइन में रखना है। अगर 0 रखें तो कैलकुलेट किए 0 < 5, क्या 0 छोटा होता है 5 से? तो हाँ, मतलब ट्रू। तो इसको पूछें क्या तुम इधर आना चाह रहे हो, तो इधर का पॉइंट हम लोग रख दिए। तो बोल रहा हाँ हम इधर आएंगे, हम इधर आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे शेडो लगा देना है, ऐसे शेडो आप लोगों को लगा देना है, ठीक है। छोटा शेडो लगा देना, जैसे हम यहाँ लगाए हैं छोटा छोटा,
छोटा छोटा शेडो लगा देना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से सेकेंड लाइन का काम करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन। हाँ, ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो क्या लेस देन इक्वल टू लोगे? नहीं, लेस देन इक्वल टू नहीं लेना। हम लोग ग्राफ खींचने किसका जानते हैं? इक्वल टू का जानते हैं। लेस देन इक्वल टू नहीं लेना है। ग्राफ जब खींचोगे तो यहाँ ग्राफ हम लोग क्या लेस देन इक्वल टू का जानते हैं खींचने? नहीं, तो हम लोग यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं लेंगे, ठीक है। तो थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 लेंगे तो ये पूरा खत्म, y बराबर 9, ठीक है। देखिए नहीं, यहाँ x का मान 0 लेंगे तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद y बराबर 9 आ जाएगा। अगर एक बार x का मान 0 लेंगे, मतलब y का मान 0 लेंगे, y का मान 0 ले ली तो x का मान क्या आ जाएगा? 3 डिवाइड में आ जाएगा तो 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, अभी जो पॉइंट आया है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ ग्राफ खींचेंगे। तो आया 0 और 9, 0 और 9, यहाँ है 0 और 9, x0 y9, x3 y0, x3 y0 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, ग्राफ खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस लाइन को हम लोग पूछेंगे, नहीं सबसे पहले इसका लाइन का इक्वेशन लिख देंगे ना, लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। तो लिख दिए। अब इस लाइन को हम पूछेंगे क्या तुम इधर आना चाह रहे हो भाई? तो ये बोले, तो हम चेक करने के लिए इसको पूछेंगे क्या तुम इधर आना चाह रहे हो, तो इसका मतलब इधर का पॉइंट हम लोगों को रखना पड़ेगा किस में? इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में मतलब इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था? तो 3x, तो जब पुटिंग करोगे तो ये ले के चलना है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, तब ना सेटिस्फाई करवाओगे। तो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब पॉइंट इधर 0 0 है तो हम लोग 0 0 रख देते हैं। एक्चुअल बताएं आप लोगों को बता दें कि ओरिजिन वाला नहीं देता है। जैसे कभी कभी ओरिजिन पर ड्रॉ ग्राफ हो मतलब ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, तो वैसा आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर ओरिजिन पर रहेगा ना तो ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं लेना है। जैसे यहाँ अभी 0 0 ले लिए, कब? जब ओरिजिन पर नहीं ग्राफ था, इसीलिए। अगर ओरिजिन पर ग्राफ चल जाएगा तो ओरिजिन वाला नहीं लेना है। उस समय क्या करना है, उस समय आप लोगों को इधर वाला ले लेना या तो उधर वाला ले लेना। ओरिजिन पर अगर ड्रॉ ग्राफ रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा ओरिजिन पर, तो ओरिजिन वाला नहीं लेना है, या तो इधर वाला ले लो या तो इधर वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बोले इस लाइन को क्या तुम इधर आना चाहते हो भाई? तो वो हम लोग पुटिंग 0 0 कर दिए, इक्वेशन सेटिस्फाई करिए, मतलब ट्रू। मतलब इसको पूछे तुम इधर आना चाहते हो, तो बोलेगा हाँ हम आ रहे हैं, मतलब इधर आना चाह रहे हैं। तो इधर का शेडो लगा देना है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। अब इसको यहाँ लिखना है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। अब बात करिए, हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। x इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और y इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, जो है टू द पॉइंट, x बड़ा y बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोगों को यही दिया जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही। तो इसका मतलब पता हम लोगों को चल गया, तीनों का जो हम लोगों का रीजन पता चल रहा है। अब हम लोग यहाँ कैसे तो ड्रॉ करेंगे ग्राफ नहीं, फिजिबल रीजन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। ए लाइन बोल रहा है हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे। लेकिन ए लाइन बोल रहा है हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो जिसका तो सबका कॉमन मिलाना होगा। फिर एक जो इक्वेशन नंबर 3 है वो बोल रहा है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे। तो देखिए सबका कॉमन रीजन कहाँ आ रहा है? तो ये तो इधर आ रहा है, लेकिन ये इधर नहीं जा रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। लेकिन हम इसका बात कर रहे हैं, ये इधर नहीं जाना चाह रहा है, ये इधर तो आना चाह रहा है, लेकिन यही इधर नहीं जाना चाह रहा है, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तो ये सेकंड मतलब इक्वेशन नंबर 2 आना चाह रहा है, लेकिन ये उधर नहीं जाना चाह रहा है, तो ये भी रीजन नहीं होगा। अब हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बचा ए वाला, ठीक है। तो ये वाला बचा, तो यही हो गया हम लोगों का फिजिबल रीजन यही हो गया। अब इसको देखेंगे कलर कर, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि इधर बढ़ा देना है, इधर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, इधर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, इधर सेकंड क्वाड्रेंट, इधर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऐसा नहीं कर देना है, ठीक है। हम लोगों को बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वेशन नंबर 3 में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कलर करना है, सेकंड और थर्ड में नहीं ले जाना है ऐसे घिसड़ के, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है। अब जितना भी यहाँ फिजिबल रीजन बना, यहाँ फिजिबल रीजन क्या नाम दे दिए, वो A B C
ओ डी, इधर वाई, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो। तो नाम दे दिए, तो बोल दिए फिजिबल रीजन इज, फिजिबल रीजन इज ओ ए सी बी ओ। जैसे ओ से शुरू करोगे तो वो तक लाके ही ख़त्म करना है। जैसे यहाँ बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना बात को। हाँ, तो अगर यहाँ ओ से चालू किए हो तो ओ से लेकर के ओ ए बी सी तक केवल लिख के नहीं छोड़ देना है। इसका मतलब इधर आपका खाली ही रह गया, मतलब इधर भी आपका कलर है। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ तक लाके छोड़ देना है। वो ए बी सी वो, ये हो गया हम लोगों का फिजिबल रीजन। अब बात करिए, जितना भी फिजिबल रीजन बना, जितना भी पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, सभी पॉइंट का कॉर्नर, मतलब फिजिबल रीजन का जितना भी कॉर्नर पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है ए बी सी ओ, तो सभी पॉइंट का मतलब फिजिबल रीजन का सभी कॉर्नर पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर कॉर्नर पॉइंट पता नहीं है तो पता करना होगा। तो देखिए सभी कॉर्नर पता है, ए जो है सो 0,5, ए जो 0,0, ये वाला ग्राफ खींचे तो 3,0 आया, लेकिन ये पॉइंट हम लोगों को पता नहीं है, ये पॉइंट हम लोगों को पता नहीं। तो याद करिए, क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे कि दो गो लाइन, मतलब जो लाइन दिया गया था उस दोनों लाइन को हम लोग सॉल्व करते थे ग्राफीय विधि से। तो जो पॉइंट आता था एक्स और वाई का मान जो वहाँ से आता था वो वही बताता था कि पॉइंट मतलब कहाँ कट कर रहा है। जो दोनों ग्राफ जो खींचते थे तो वही बताता था कि कहाँ कट कर रहा है। जैसे कोई इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है, आप लोगों को दो को मान आ जाएगा एक्स और वाई का मान। तो वो जो एक्स और वाई का मान आता है ना, वो वही बताता है कि ग्राफ किस जगह पर कट हो रहा है क्वाड्रेंट में। वो एक्स का, वाई और एक्स का मान वही बताता है कि किस जगह ग्राफ कट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ का पॉइंट पता नहीं है तो हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख दिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, नहीं भी लिखोगे, दोनों इक्वेशन को लिख दिए। अब इसको सॉल्व करोगे क्या, विलोपन विधि से। चलिए वाई का कोफिशिएंट सेम है तो इसमें साइन चेंज करके काट देते हैं, x - 3x - 2x, 5 में हो जाएगा -4, माइनस माइनस विथ कैंसल, x का मान आ गया 2, x का मान 2 आ गया। अब x का मान इस दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दोगे तो y का मान आ जाएगा। अब हम लोगों का पॉइंट b निकल गया, देखिए यहाँ पर पॉइंट b निकल गया, ध्यान से देखना है। हाँ देखिए ये पॉइंट बी हम लोगों को पता नहीं था तो पॉइंट बी निकाल लिए हम लोग। अब जब सब मतलब फिजिबल रीजन का सब कॉर्नर पॉइंट पता हो गया, सब कॉर्नर पॉइंट पता हो गया, तब अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग लेंगे कॉर्नर पॉइंट और मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी बोला है। अब हम लोग लेंगे कॉर्नर पॉइंट एक तरफ जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू दिया गया है 4x + 5, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया वहाँ ऊपर में, आप लोग देख लीजिएगा, बार बार ऊपर नीचे करना गड़बड़ है, ठीक है। तो 0 मतलब ओ ए बी सी ओ सी, चार गो क्यों ही लिए, क्योंकि 4 गो मेरा फिजिबल रीजन का जितना ही कॉर्नर पॉइंट रहेगा उतना ही लेना है। जैसे फिजिबल रीजन हम लोगों का कितना बना, तो वो ए बी सी ओ यहीं तक बना, तो जो फिजिबल रीजन बनेगा वही वाला पॉइंट लेना है, ज़्यादा सब पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। तो जितना फिजिबल रीजन बना उतना ही पॉइंट लेना है, तो पॉइंट ले लिए 4 ठो। अब इस जेड में मान रखना है, जेड बराबर 4x + y। अब हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाला जो होता है वो x का मान, सेकेंड वाला y का मान, यहाँ रखोगे 0 आ गया, 0 और 5, x का मान 0 y का मान 5, इसमें रखोगे, किसमें, इसमें रखना है। तो z बराबर 4 × x का मान 0 + y मतलब 5, y का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 3 को रखेंगे किसमें, इस जेड में रखना है, तो यहाँ क्या है 4 × x, तो x का मान 2 है तो 4 × 2 रख दिए, प्लस में y है तो प्लस में y की जगह क्या है 3, तो 3 11 आ गया। उसी तरह से c × 3 - 0, 3 माइनस में 0 है तो x की जगह 3 रखेंगे तो 4 × 3 प्लस y की जगह क्या 0, तो 0 आ गया। तो 4 3 = 12, तो ये क्या आ गई 0 5 11 और 12। तो हम लोगों को पूछा है मैक्सिमाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, कहाँ पर चलिए यार, हाँ ठीक है, यहाँ बोल रहा है मैक्सिमाइज। यहाँ आप लोग क्या करिएगा ना, सब्जेक्ट टू लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ हम लिखना भूल गए, PDF आप लोगों को सेंड कर दिया गया है, वहाँ से कर लीजिएगा। तो यहाँ बोल रहा है मैक्सिमाइज, तो हम लोग यहाँ देखते हैं मैक्सिमाइज कितना आया। तो मैक्सिमाइज इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, मैक्सिमाइज मतलब होता है ज़्यादा, तो मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इज कितना, तो 12, 8 पॉइंट, किस पॉइंट पर, तो पॉइंट जो है C पर, तो C 30, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन 5 नंबर के लिए। और इसमें 3-4 टाइप का होता है, लेकिन जो टाइप आपको रहेगा वो यही वाला रहता है, यही टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों को एगो सॉल्विंग करना पड़ेगा, एक पॉइंट आप लोगों को पता नहीं रहता है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला सवाल देखते हैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा नहीं गया टेलीग्राम ग्रुप पर ना, प्रोबेबिलिटी वाला, पता नहीं खिंचाया नहीं क्या। तो इसको हम क्या करेंगे कि अभी हम डाल दे रहे हैं ग्रुप में इसको, तो आप लोग क्या करिए, उस पीडीएफ को खोलिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी वाला। तो इस प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 times आउट ऑफ 5 times ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज वन ऑन द डाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली वन ऑन द डाई। हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 5 बार में 3 बार सत्य बोलता है। चलिए ठीक है, 5 बार में 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि पासे पर आने वाली संख्या एक है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 1 है। मतलब क्या बोल रहा है कि क्या प्रायिकता है कि 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो इवेंट चूज करेंगे। कैसे चूज करते हैं इवेंट? हाँ, अगर आप इवेंट चूज कर लिए हो तो सोल्यूशन आसान हो जाता है बेयस थ्योरम का। ठीक है, बेयस थ्योरम का फॉर्मूला लिखना आसान हो जाता है। केवल आप लोगों को मेन होता है, मेन आप लोगों का क्या होता है कि इवेंट सेलेक्ट करना। अगर आप इवेंट सेलेक्ट कर लिए तो इसका सवाल तो हवा में उड़ जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन क्या करता है, मेन रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या कर देता है ना, चेंज कर देता है। बुक से मिलता ही नहीं है, एक आध 2 बार मिल जाता है, लेकिन क्या किया, क्वेश्चन ये आप लोगों को बुक में मिलेगा नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं प्रोबेबिलिटी आप लोग कम उम्मीद रखिए आने का प्रोबेबिलिटी से। इसीलिए उधर जितना चैप्टर है उसको बढ़िया से पढ़िए। प्रोबेबिलिटी जैसे अथोम रहता है ना, 5 गो में से आप लोगों को 3 गो कोई भी कर लेना है। 4 गो तो दिया गया ना इसको छोड़ के, तो 5 गो में से 3 गो कंप्लीट कर लेना, 4 गो कर लेना कंप्लीट, क्या दिक्कत है। चलिए क्या बोल रहा था, एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 5 बार में 3 बार सत्य बोलता है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि वह पासे को उछालता है और बताता है कि पासे में आने वाली संख्या 1 है। तो क्या हम लोग सबसे पहले ये मान लेते हैं कि पासे में 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सबसे पहले इवेंट सेलेक्ट यही नहीं करना होगा। सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो तो बाद की बात है। जो हम लोगों को यहाँ पूछा जा रहा है वो पहले क्या बोल रहा है कि हम लोगों को 1 आने वाली संख्या, तो 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर आएगा तो वो सच बोल रहा होगा, नहीं आएगा तो वो गलत बोल रहा होगा। तो वो तो बात की बात है ना। सबसे पहले तो इवेंट यही हम लोगों का सेलेक्ट होगा कि 1 अकर, 1 डज नॉट अकर। 1 आ भी सकता है, 1 नहीं भी आ सकता है। अगर 1 आएगा, जैसे अगर ये हम लोग पासे को, डाई को अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो 1 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 यही होगा। तो उसमें 1 कितना बार दिख रहा है, 1 बार, तो 1 बटे में 6। तो अगर 1 आएगा तो 1 बटे 6। अगर 1 नहीं आएगा तो 1 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, तो मतलब 5 बटे 6। या तो फिर अगर इस प्रोबेबिलिटी 1 में से प्रोबेबिलिटी को घटा दोगे, 1 में से, जैसे यहाँ सही बोल रहा है 1/6, तो गलत कितना बोलेगा, तो 1 - 1/6। या तो फिर ऐसे समझना है, सही बोल नहीं रहा है, मतलब 1 अगर 1 आने की प्रायिकता और 1 नहीं आने की प्रायिकता। तो 1 अगर आएगा तो 1/6, 1 एक ही गुना है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स, तो नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब वो पूछा क्या जा रहा है, 1 अकर, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट होता है, 100, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो तो आप कर सकते हो P(E2) मतलब 1 डज नॉट अकर, मतलब 1 नहीं आने की प्रायिकता। तो 1 नहीं आएगा तो 1 को छोड़ के क्या आ सकता है, 5 को आ सकता है, कुछ भी 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। तो 5/6 डायरेक्ट, या तो आप 1 में से इसको घटा दोगे, आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे इवेंट सेलेक्ट करना है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वो 5 बार में 3 बार सत्य बोलता है। अब हम लोग आते हैं, ए इवेंट सेलेक्ट कर लिए, ए ट्रूथ स्पीक, या तो स्पीक ट्रूथ बोल सकते हो, मतलब सही बोल रहा है, क्या उसका प्रायिकता कि सही बोलना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, तो बोल रहा है 3 बार सही बोल रहा है, तो सही बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ट्रूथ स्पीक मतलब ए मतलब ट्रूथ स्पीक, तो सही बोलने की प्रायिकता क्या है, तो 5 बार में 3 बार सही बोल रहा है, तो 3 बटे में टोटल, तो 5, 3/5। अब यहाँ से जब 5 में से 3 बार सही बोल रहा है तो कितना बार गलत बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मतलब गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी, गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी।
तो अगर वो 3 बार 5 बार में 3 बार सही बोल रहा है तो पक्का है कि 2 बार गलत बोल रहा होगा, तो 2/5, ठीक है। या तो इसमें से ये घटा दोगे 1 माइनस सही बोलने की प्रायिकता, तो गलत बोलने की प्रायिकता आ जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बाय बेस थ्योरम में क्या बोल रहा है, 1 आने की क्या संभावना है कि 1 ही आएगा, ठीक है। क्या संभावना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्चुअली वन ऑन द डाई, मतलब क्या प्रायिकता है कि 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर्मूला को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए अगर यहाँ कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी E1/A लिखेंगे या E2/A, तो ये बात को थोड़ा समझना है। यहाँ क्या बोल रहा है, 1 अकर, तो हम लोगों को क्या बोल रहा था कि 1 आने की मतलब इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 1 है। अगर बोला रहता वास्तव में 1 नहीं है तो E2/A, अगर वास्तव में 1 है तो बोल रहा है PE1/A, ठीक है। तो बात को यहाँ समझना है। तो यहाँ बोल रहा है PE1/A, अब जो ऊपर में रहता है PE1 इंटू P है A/E1, फिर वही चीज़ को नीचे लिखेंगे बढ़ाते क्रम में, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब मान को रख देना है उठा के, बस कैलकुलेट कर देना है, मान हम लोगों को आ जाएगा, आंसर हम लोग बता देंगे। अब जैसे यहाँ मान हम लोग लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, तो A/E1 कितना है, तो 3/5 लिख दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/6। अच्छा मिस्टेक हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ ठीक तो था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, तो E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब जो ऊपर में रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना है, तो 2/5। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हम लोगों के पास रखा हुआ है, ठीक है। अब कैलकुलेट आप लोग किसी तरीके से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ 1/6 है, यहाँ भी तो 1/6 होगा ना। 5 को अगर बगल में कर दे तो 1/6, तो कॉमन लेके आप 1/6 को काट दीजिए, उसके बाद कैलकुलेट करिए, या तो फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, ऐसे काट छाट के, जैसे करना रहे आपका मर्जी। तो हम लोग काट छाट नहीं किए, 3/6 3/30, यहाँ 6/30, 3 को ऊपर में लिख दिए, 6/30 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नीचे वाले में एलसीएम लेंगे, ठीक है। 3/30 को ऐसा ही रहने दिए, नीचे में एलसीएम लेंगे, दोनों एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है। अगर जैसे 1/2 हो और प्लस में 1/2 हो, तो नीचे में अगर दोनों सेम हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ सकते हो, ठीक है। तो वही काम किए, नीचे में 30, ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ दिए, 13/30, 30 कैंसिल, 3/13, यही हो गया हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ समझा पाए होंगे। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, हाँ 1-2 आदमी के पास ज़रूर शेयर करना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को नहीं देखे हो, फिर वेरी शॉर्ट टाइप वाला करवाएं उसको भी आप नहीं देखो, हाँ वेरी शॉर्ट टाइप वाला और शॉर्ट टाइप वाला एक ही वीडियो में करवा दिए, लॉन्ग टाइप वाला इस वीडियो में करवा दिए। तो अगले आने वाले वीडियो में हम 2022 वाले का सोल्यूशन करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, पढ़ाई ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ अगर कुछ गलत से अगर कुछ बुला गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं।